हेलो दोस्तों, स्वागत है श्री सोच में। हम लोग जैसा कि कुछ क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं बुद्धिज्म को, आज इसका फाइनल वीडियो है। ये तीनों वीडियो करने के बाद में आप सक्षम हो जाएंगे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को डील करने के लिए। बस आपका रूट इतना है कि इसको पढ़ लिया है, एक दो बार रिवाइज करिए और वीडियो को जैसे फर्स्ट टाइम देख लिया, सेकंड टाइम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लिया, थर्ड टाइम कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देन क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस अगर डील नहीं होते हैं तो हमें पोस्ट करिए। कहाँ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, देखिए कितना भी तैयारी कर लो, कितना भी नेट प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में परफॉर्मेंस देना है तो परफॉर्मेंस के समय वो प्रैक्टिस ही काम करे। बिना प्रैक्टिस के परफॉर्मेंस दे पाओगे नहीं, अपने अंदर ताकत बन जाएंगे, पहली बार में 1600 मीटर की रेस मार देंगे। ताकत का और रेस का कोई संबंध है? लेकिन वही आपसे थोड़ी कम ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस करता है, 1600 मीटर जैसे निकाल देगा, है ना। इस तरह से सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होता है कि 50-50 का रेशियो है। 50 होता है कॉन्सेप्ट, आपने सीखा, आपने जो पढ़ा या आपने जो जाना, और 50% 100% जो है 15 इसको 40 रखते हैं। 40% आपकी प्रैक्टिस और 10% आपका लक। ये होता है ट्रायंगल सिलेक्शन का। सिलेक्शन ट्रायंगल है 50% कॉन्सेप्ट, 40% प्रैक्टिस और 10% लक। इस तरह से बनता है 100%। ठीक है, तुम अपना काम तो करो, इस 10% को छोड़ दो। कुछ लोग तो स्टैंड पे भरोसे बैठते हैं, बस फॉर्म डाल दिए और देखेंगे, कुछ नहीं तो घूम ही आएंगे। जब बहुत सारे भारतीय वैसे हो गए, फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डालने के बाद में देखते हैं। पर 10 दिन पहले जब मैंने यूट्यूब शुरू करा तो यूट्यूब पे जब मैंने वीडियो 10 दिन में देखे तो मेरे नंबर जो है इस बार 80 है 200 में से। अगली बार तो मैं निकाल ही दूंगा। बहुत सारे ऐसे भारतीय हो गए हैं, ठीक, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, अपना एफर्ट पूरा करो, उसके बाद छोड़ देते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम चल रहे थे, हमारा टॉपिक क्या था, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म पे हम चले थे तो सबसे पहले हमने 3 चीजें पढ़ा था, बुद्ध से पहले और बुद्ध के बाद और ड्यूरिंग बुद्धा। बुद्ध से पहले पढ़ा था कि कैसे एक सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति का सफर शुरू हुआ और सिद्धार्थ जाके क्या बन गए, बुद्ध बन गए। फिर जब बुद्ध थे, बुद्ध का जीवन काल कैसे चला, बुद्ध का जब जीवन काल चला और बुद्ध की मृत्यु हो गई, क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं शरीर नश्वर है। उनका समझाने का अपना तरीका है। बोले एक बार की जातक कथाओं में से कथा है कि एक महिला का इकलौता पुत्र होता है, पति पहले गुजर जाता है और पुत्र जो है गुजर जाता है। बुद्ध उसे पता चलता है ये पास ही में बुद्ध जो है ठहरे हुए हैं, तो अपने बच्चे के मृतक शरीर को ले जा करके वहां बुद्ध के पास पहुंचती है, कहती है कि आप जैसे समझो वैसे इसे जीवित कर दो। अब सच्चाई तो यह है कि दुनिया फानी है। फानी मतलब होता है विनाशकारी, नश्वर। नश्वर है, कोई मोटल तो नहीं, सभी मोटल है ना। जब नश्वर है तो मरना ही परम सत्य है। लेकिन अब बुद्ध समझाए कैसे मरना ही परम सत्य है, जब वो कह रही मैं प्राण त्याग दूंगी। उसके बाद बुद्ध उसको कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, मैं जीवित कर दूंगा इसे, लेकिन शर्त यह है कि तुम जाओ और 1 कटोरा सरसों लेके आओ, लेकिन लाना ऐसे घर में से जहां कभी कोई मरा है। महिला एकदम खुश हो गई। उसने ये नहीं सोचा बुद्ध ने क्या कहा, उसने सोचा मेरा अभी ये बेटा जो जीवित हो जाएगा, इकलौता सहारा है मेरे जीवन का, ये भी जीवित हो जाएगा। बड़ी खुश होकर चलती, कभी मैं अभी आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। उन्हें सुबह से शाम गुजर गई, 2-4 गांव घूम लिए। बुद्ध जो समझाना चाहते थे परिस्थिति ने उसे समझा दिया कि दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु ना होती हो, क्योंकि मृत्यु एक परम सत्य है। मृत्यु एक परम सत्य है। बुद्ध की भी मृत्यु हुई, मृत्यु एक परम सत्य है। बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्ध अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गए जो मर के भी अमर हो जाए, मर के भी अमर हो गए। बहुत सारे लोग अमृत्यु के लिए तपस्या करते थे, अमृत पाना है, अमृत जो है देवता अमृत पी गए, इस तरह की चीजें। मरने के बाद भी लोग अमर होते हैं अपनी विचारधाराओं से। ये वो एग्जाम्पल है कि मरना सत्य है, पृथ्वी पे जो है मरेगा, लेकिन कुछ कर्म ऐसा करेगा कि मरने के बाद याद रखे जाओगे। बोले ऐसा कैसे? बोले तुम ही अपने जीवन में कुछ IAS IPS बनेंगे ना, तुम्हारी 4 पीढ़ी तुमको याद रखेंगे, हमारे दादाजी ये थे और बड़ा घोटाला याद कर दिया तो पूरा देश याद रखेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा
कि बुद्ध ने क्या कहा। अब बुद्ध के बाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि बुद्ध के बाद में क्या। बुद्ध के बाद बड़ा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया कि भाई बुद्ध ने क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा, कितनी बातों में सत्यता है, कितनी असत्यता है। इसलिए बड़ा सोच समझने के बाद में जो बुद्ध के जो शिष्य वगैरह थे, जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने कुछ संगतियां करी। उन संगतियों का तात्पर्य केवल ये था कि आकर के पूरे दुनिया का जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो सब एक जगह इकट्ठे हों और अपना मत बताएं कि बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने क्या कहा था। अब इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनेगा तो इसके लिए फंडिंग चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? फंडिंग। इतना तो जानते हो, ये कोई छोटी सी मीटिंग करानी हो, और ये तो तकनीकी युग है, हम लोग तकनीक के सहारे से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी ना हो ना तो यही चीज पढ़ने के लिए तुम मेरे पास आओगे, हम लोगों में जो फिजिकल रिलेशन होगा, फिजिकल रिलेशन कैसा है, आपको सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा और मुझे सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पूरा, है ना, 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। इवन आप लोगों को कम से कम 10,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा एक सब्जेक्ट के लिए। 10,000 से कम क्या दोगे? अगर एसएससी भी करोगे तो, यूपीएससी करने जा रहे हो तो लाखों का इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद आकर के क्या करोगे? चीजों को क्या अनुकूलन करोगे। तो भाई जो इन्वेस्टमेंट करा, तो इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन थे? राजसी परिवार के लोग थे। इन लोगों ने फाइनेंस किया उस चीज को, क्योंकि वो बुद्ध के फॉलोअर थे। और क्योंकि देखो राजसी परिवार या गवर्नमेंट, आज की भी गवर्नमेंट, जैसे अगर देखा जाए तो कहते थे इंडिया इज सेपरेट कंट्री। सेपरेट कंट्री है, सेपरेट होने के नाते क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सारे धर्मों की रक्षा करेगा। स्टेट हैव नो रिलीजन पर स्टेट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली, है ना। इसी तरह से अगर स्टेट का है तो आपका प्रोटेक्शन भी पूरा होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने 16 महाजनपद पढ़े थे, वंश पढ़े थे, तो छोटा छोटे हमारे पास नॉलेज तो मोटा मोटी है ही ना हमारे पास। चलिए सबसे पहले एक फैक्ट देख लेते हैं कि लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को बोला जाता है कि ये एशिया के ज्योतिपुंज थे। ये शब्द दिया किसने? ये एरविन अर्नोल्ड ने भी बुक में दिया था। कभी भी वनडे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस नहीं करेंगे। एरविन अर्नोल्ड, अर्नोल्ड को जानते हैं, है ना। एरविन अर्नोल्ड ने ये जो है जो दिया था लाइट ऑफ एशिया टर्मिनोलॉजी। ठीक, हमने देखा था कि जैसे मगध सबसे ताकतवर था। मगध में राजवंश थे हर्य का। हर्य के बाद में कौन आया है बताइए? नाग, देन फिर नंद, और नंद के बाद में मौर्य। कुछ इस तरह से बताया था। चलिए सबसे पहला वंश था हर्य वंश। हर्य वंश के फाउंडर बिंबिसार। तो हमने आपको बताया था कि बुद्ध जो थे बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार की मृत्यु पश्चात कौन बना जाता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु बुद्ध के फॉलोअर थे और अजातशत्रु के तत्वाधान में पहली बुद्ध संगति होती है। पहली बुद्ध संगति होती है अजातशत्रु तत्वाधान में, और 483 बीसी में ये संपन्न होती है। और आपको पता होगा अजातशत्रु को राजधानी उस समय क्या थी? राजगीर। कोई दिक्कत नहीं। अब राजगीर में जो बुद्ध संगति के हेड जो बनाए गए, वो बुद्ध संगति के हेड थे महाकश्यप और उपाली इक्वली। आनंद और उपाली दो सबसे फेवरेट शिष्य थे बुद्ध के। ठीक है, होता क्या है, पहली बुद्ध संगति हुई, कैसे हुई, कहां हुई, समझ गए। अब इसमें से रिजल्ट क्या निकला? तो रिजल्ट निकला कि बुद्ध के जो भी उपदेश थे जो बुद्ध ने दिए, पहले उनका संकलन किया गया। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन कर लेते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन 2 पार्ट में किया गया दोस्तों। तो पहला पार्ट था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। सबसे पहले आया सुत्त पिटक। पिटक मतलब होता है पेटी, उसमें लिख दिया गया सारे उपदेशों को, डाल दिया गया, सुत्त पिटक बन गया। फिर बना विनय पिटक। क्या बन गया? विनय पिटक। सुत्त पिटक को जो करने वाले थे वो थे आनंद। आनंद ने लिखा सुत्त पिटक को। विनय पिटक को लिखने वाले थे उपाली। सुत्त पिटक में
है क्या एक्चुअली? देखो सुतपिटक केवल एक पेटिका है, इसके 5 खंड हैं। इससे विनय पिटक है, इसके 3 खंड हैं। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे तो अगर बुद्ध साहित्य को देखने लगे तो उसके अंग होते हैं, फिर उसमें और डिवाइड कर देंगे, तो जैसे सुतपिटक, विनय पिटक है ना, फिर निकाय आ जाते हैं, जैसे मंजिम निकाय, अंगोत्तर निकाय, छोटे 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 डिवाइड होने लगते हैं। तो इस तरह पूरा एक चार्ट है ना। इतना आपके काम का नहीं, जितना है उसमें फोकस करेंगे। सुतपिटक, विनय पिटक, देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हम अगर धार्मिक उपदेश करता है पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे फिर तो धार्मिक उपदेश देंगे कि भाई बुद्धिज्म का ये धार्मिक उपदेश था। हम काउंटर करने लगेंगे अगर बुद्धिज्म, अगर जस्ट सपोज कि दैट आई एम रिलेटेड टू द बुद्धा या आई एम रिलेटेड टू द हिंदुइज्म, या मैं किसी भी धर्म से रिलेट करता हूं या इस्लामियन से रिलेट करता हूं, तो अगर मैं उस एस्पेक्ट से आपको पढ़ाऊंगा तो फिर मैं एक धर्म को क्या करूंगा, काउंटर करने की कोशिश करूंगा, अन्य धर्म को, अपने धर्म को छोड़ के अन्य धर्म को काउंटर करूंगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम धर्म को तो जान जाएंगे लेकिन पेपर नहीं निकलेगा। हमारे पेपर के लिए हमें बैलेंस अप्रोच चाहिए। हम किसी भी धर्म से हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, और सारे धर्म अच्छे हैं और सारे धर्मों में सुधार की गुंजाइश है। Nothing is perfect in the world, but one thing is perfect, that is nothing is perfect. समझ गए? सारे धर्म में सुधार की गुंजाइश है, कोई भी अपने में परफेक्शन नहीं है। और अगर परफेक्शन सोचते हो तो आपकी सोच गलत है। ठीक, तो हम जो है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हमने देख लिया सुतपिटक, विनय पिटक। सुतपिटक को लिखने वाले आनंद हुए, विनय पिटक को लिखने वाले उपाली हुए। पहली बुद्ध संगति की समाप्ति हो गई। पहली बुद्ध संगति में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम दूसरी पाए जाते हैं, दूसरी बुद्ध संगति। अब देखो हर्यक वंश का जब अंत होता है तो दूसरा वंश कौन सा आता है? नाग वंश आया था। अब नाग वंश में कालाशोक अंतिम राजा है नाग वंश का। ठीक, कालाशोक अंतिम राजा है। इसी कालाशोक के समय में दूसरी बुद्ध संगति की जो होती है 383, यहां से 100 साल बाद। ठीक, क्योंकि बुद्ध ने जगह जगह घूम घूम करके उपदेश दिए। देखो एक होता है सुरति, एक होता है स्तुति। सुरति बोली जाती है, अब बोलने वाले ने क्या बोला और सुनने वाले ने उसको सुन लिया, उसके बाद वो क्या बोलेगा, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। इस वजह से चीजों को संकलित करना बहुत जरूरी है। एज ए धर्म इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक मास मान लो, रोको मत जाने दो, ये शब्द हमने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में है। अगर ये शब्द लिखा ना होता तो क्या कहते हैं? रोको मत जाने दो। मैं बोल रहा हूं ना, लिखा तो ये नहीं कि रोको मत जाने दो। अगर वहीं मैं ये कह दूं रोको मत जाने दो, दोनों में अंतर बहुत चेंज हो गया। अब कोई अथॉरिटी है, कोई आदमी आया, ठीक है, वहां उससे कोई बहस हो, बाहर जा रहा है, उसने बोल दिया रोको मत जाने दो, तो पकड़ दिया गया। अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो इस तरह की चीजें नहीं लिखी हो तो वो बोलता है अरे सर महज है थोड़ी, तो रोको मत जाने दो। ये लिखा हुआ है तो अपनी बात से बदल नहीं पाएगा। इसी वजह से वो श्रुति स्तुति वाला काम खत्म कर दिया गया। बोले कैसे? इस चीजों को लिख देते हैं, संकलित कर देते हैं कि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो संकलित कर देंगे ना। कंफ्यूजन कैसे रह जाएगा? बोले कंफ्यूजन ऐसा कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, दोनों चीजों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें मैं जो कह रहा हूं, इसी तरह से जो होता है, जैसे हिंदुओं के बहुत सारे ग्रंथों के बारे में यही बड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो बोले पहले जो है क्या करता थे कि पहले जो स्टार्टिंग में क्या था कि लिखते नहीं थे, केवल बोलते थे, उसे से याद करता था। अब मैंने कुछ, जैसे किसी और ने मुझे कुछ चीज डिलीवर करी और मैंने उसे समझ लिया, लेकिन मैंने समझा अपने तरीके से और आपको डिलीवर कर दिया अलग तरीके से, जो कुछ चीजें लिखी नहीं है ना। अगर लिखी होती तो एविडेंस होता। बोले अगर मैं बोल देता हूं नहीं सर, द्वितीय बौद्ध संगति जो है, सपोज करो कि मुझे कोई पढ़ाने वाले ने बोला होता रट लो कि द्वितीय बौद्ध संगति 380 BC में हुई, उन्होंने 83 बोला, मैंने 80 याद कर लिया। ठीक, और जब मैं दोबारा में पढ़ाने लगा, बोला द्वितीय बौद्ध संगति 380 BC में हुई, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिटन एविडेंस है। वहां से काउंटर चेक किया, बोले नहीं 80 नहीं था, वो 83 था, 1983 है ना। जो 383 BC में हुआ, तो ये 83 जो आया, ये क्रॉस चेक किया ना। ये क्रॉस चेक कैसे हुआ? अगर ये चीज लिखी नहीं होती तो
हिस्टोरियन इसके एविडेंस मिले, एविडेंस को इस पर लिखा नहीं होता, केवल हम लोग इसको इस तरह से पढ़ रहे होते। मैं आपको बताता आप याद कर लेते, बहुत है कैचिंग पावर, याद कर लिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब द्वितीय विभक्ति संगति होती है। द्वितीय विभक्ति संगति कारकों के समय में होती है, आप समझ सकते हैं कैसे होती है। कहां होती है? वैशाली में। वैशाली याद है ना, वैशाली में होती है। वैशाली में अब इसको हेड कौन करते हैं? सवाकामी। सवाकामी इसको हेड करते हैं। अब देखो यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है चीजों में। कैसे कि बुद्ध धर्म में ही दो विभाजन, बुद्ध धर्म जो है दो जगह विभाजित हो जाता है। ये प्रथम विभाजन है। कैसे कि पहला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है स्थविरवादीन, स्थविरवादीन। दूसरा महासांगिक, महासांगिक। स्थविरवादीन स्थिरता पे जोर दे रहे, स्थिरता। बोले बुद्ध ने जो कहा था वही सत्य है। हम जो है परंपरावादी हैं। क्या है ये? परंपरावादी। ये परंपरावादी है। और ये वहां से ये सुधारवादी है। बोले कैसे? क्या एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। जैसे मनुस्मृति का खंडन क्यों करा जाता है? मनुस्मृति में कहा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकार। अब मैं अगर परंपरावादी हूं तो बोलूंगा नहीं, बिल्कुल सही है, मनुस्मृति सही है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, कि इन सबको पीटना चाहिए। लेकिन क्या परंपरा सही है? जरूरी नहीं। अपना अपना मत है। बहुत सारे लोग इसी परंपरा को लेकर बैठे हैं, तो वो अपने कॉन्सिक्वेंस बहुत रहे। कुछ सुधारवादी है तो आगे बढ़े, सबको फाड़ के खंडन करके फेंक दिए। जो गलत है उसे हटाया ना। हिंदू धर्म का सबसे बेस्ट है तो उपनिषद है। उपनिषद हिंदू धर्म की धरोहर है, जिसे कोई काउंटर नहीं कर सकता। बाकी सारी चीजें काउंटरेबल है, इवन वेदांत भी। सबसे अंतिम है वेदांग, और वेदांग है उपनिषद। उपनिषद भारत की धरोहर है। इसी तरह से एक तरफ है परंपरावादी लोग जो कहते हैं कि हम परंपरा के साथ चलेंगे, दूसरे हैं सुधारवादी। देखो परंपरा के मतलब कि कंटेम्प्रेरी स्थिति में सुधार होने चाहिए, ये कहते हैं। ठीक है, स्थविरवादी संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़ते हैं वो है महाकच्छायन, और इस महासांगिक को लेकर बढ़ते हैं वो है महाकश्यप। ठीक है, बहुत डेप्थ के फैक्ट है, फैक्ट भी बहुत जरूरी हो गया। कैसे डील करोगे? आप बोल दिया कि यूपीएससी में प्रश्न बन गया कि बुद्ध धर्म का पहला विभाजन चौथी बुद्ध संगति में कंस के समय पढ़ा, तो कह सकते हैं अगर इस तरह का एक स्टेटमेंट आ गया। आपने अगर भी पढ़ा कि नहीं हीन और महायान में डिवाइडेशन हुआ, तो ऐसा नहीं, आपकी नॉलेज अधूरी है। क्योंकि पहला डिवाइडेशन यहाँ स्थिरवाद में महासांगिक में हुआ है, वो तो दूसरा विभाजन होगा वहां। ठीक है, आप दूसरी बुद्ध संगति को समझ चुके हैं। चलिए था तो तीसरी पा जाते हैं। ठीक, तीसरी पा जाओ। तृतीय बौद्ध संगति समय 250 ईस्वी का हो चुका है। अब यहां पे मौर्य वंश आ गया, और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, नॉट ओनली मौर्य वंश, पूरे भारत का दैट तक कौन है? अशोका द ग्रेट, अशोक महान। अशोक का काल है। अशोक बौद्ध धर्म से बकायदा थे। उन्होंने जितना प्रसार के लिए किया शायद ही किसी राजा ने किया हो, और अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया उन्होंने। ठीक, तो उन्होंने बौद्ध संगति कराई, वो कराई पाटलिपुत्र में। उस समय मगध का राजधानी कहां था? पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसको हेड किया मुगालीपुत्र किसने? ये नाम नहीं है, ये बहुत बड़े ओरा है। जैसे कि मुगालीपुत्र तिस, मुगालीपुत्र तिस जब एंटर करते थे ना अशोक के सभा में, तो अशोक खड़ा हो जाता था। सोच के देखो, आज तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी चुन के जाता है, हमारा प्रधानमंत्री चुन के जाता है। जब एंटर करे कोई महात्मा उसके सामने खड़ा हो जाए, ये मोनार्की है। जिल्लाही मतलब खुदा के बराबर माना जाता था, ये राजा को भगवान के बराबर माना जाता था, वो राजा खड़ा हो जाता था। तो हमारे भारत में बहुत पुराना इतिहास रहा है किसका? साधु संतों का। पंथ अलग, बात अलग। और ये इतिहास के साथ साथ हमारी जो सेक्युलरिज्म की भावना है, ये बहुत पहले रही भारतीय संस्कृति में। किसी बहका में भी नहीं आएंगे कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। ये केवल अपनी रोटियां सेकते हैं। हमारा देश महान देश है भाई, उसकी संस्कृति बहुत पुरानी है, उसकी संस्कृति दुनिया को टक्कर देती है।
यही भारत में कबीर जैसे संत हुए जो कहते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो हमें पूजू, पहाड़ जाते तो चाकरी वाली पीस का है संसार। गढ़ है हिंदुजम का काशी, वहां बैठ करके कहते हैं, वो वहां बैठ के कहते हैं। टॉलरेंस हमारी संस्कृति का भाग है कि भाई क्रिटिसाइज करो, गलत है तो क्रिटिसाइज करो ना, और क्रिटिसाइज करोगे तो चीजों सुधार होगा। तो ये उस तरह के नाम है, इनको ऐसा नहीं महाकश्यप कोई थे, सवागामी कोई थे, मुगलिपुत्र कोई थे, ये औरा है साहब। उस समय के बुद्धिज्म से बहुत महान व्यक्तित्व थे, समझे। साधु संतों का जो है बहुत पुराना रहा है भारत में। देखिए दोस्तों, होता ये है कि इस संगति का रिजल्टेंट क्या निकला, तो रिजल्टेंट ये निकला कि देखो यहां से त्रिपिटक पूरा हो गया। बोले कैसे कि सुत पिटक आपने पढ़ा, लिख गया था पहली बुद्ध संगति में, उसके बाद विनय पिटक, और फाइनली इसमें जो ऐड हुआ वो कौन सा हुआ, तो वो दोस्तों हो गया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। प्रश्न कैसे भी घुमा ले कि त्रिपिटक के 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक लगा देंगे। निम्न में से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है, त्रिपिटक में कितने थे, ठीक सारे प्रश्नों को डील कर ले जाओ। सुत पिटक में क्या था बताया था, उपदेश थे। विनय पिटक में क्या था, विनय मतलब नियम, अनुनय विनय। और अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का दर्शन है अभिधम्म पिटक में, ठीक है। और इसी दर्शन को एलोबरेट करते हैं मुगालिपुत्र तीसरी इस बुद्ध संगति में, कि बुद्ध का दर्शन आखिर क्या था। किसी दर्शन को समझने के लिए बिना गुरु के दर्शन समझ में नहीं आता, बिना गुरु के दर्शन समझ में नहीं आता। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बता रहा है कि एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ गुरु खड़े हैं। अब अगर गुरु नहीं होते तो कैसे जान पाते कि ये भगवान है। इससे पहले गुरु को चरण स्पर्श करते हैं, समझे। तो ये गुरु जो काम करता है ना, वो काम करता है आपकी आंखों को चश्मा देने का, जिससे आप दुनिया को देख सकें, ठीक। तो वही मुगालिपुत्र इस दर्शन की विवेचना करते हैं, ठीक। चौथी बुद्ध संगति पाए जाते हैं फटाफट। चौथी बुद्ध संगति फर्स्ट एडी में होती है, 143 एड मतलब कि ईस्वी में होती है। सन अभी 2021 चल रही है, जैसे 143 सन में ये होती है। होती कहां है, कुंडलमणिग्राम कश्मीर में। प्रश्न यूपीएससी अगर बनाएगा या स्टेट पीसीएस अच्छा एग्जाम बनाएगा तो बोलेगा कि बुद्ध धर्म की प्रारंभिक 2 संगतियां मगध में हुई और बाकी संगतियां जो है मगध के बाहर हुई, या बुद्धिज्म की प्रारंभिक बौद्ध संगतियां 3 मगध में हुई और बाकी मगध के बाहर हुई। इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना है। मगध साम्राज्य में होने वाली कौन कौन सी हैं, देखो अजातशत्रु मगध से था, कालाशोक मगध से था, और अशोक भी मगध से था। मगध साम्राज्य का मौर्य वंश का राजा था। तो 3 संगतियां मगध से होती हैं, चौथी मगध से बाहर गई है, समझ रहे हो। प्रश्न को डेप्थ जानो और तभी डील कर पाओगे। तो कनिष्क के समय होती है, ये वही कनिष्क है जिसने जो कश्मीर का रेशम मार्ग तक कब्जा लिया था, वही कनिष्क की बात चल रही है, ठीक है। धैर्य से बने रहो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडलमणिग्राम कश्मीर में होता है। इस समय इसको हेड कर रहे हैं वासुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। यहां पर फाइनली बुद्धिज्म का जो दोस्तों हो जाता है, वो बुद्धिज्म का हो जाता है 2 विभाजन। दूसरा विभाजन बुद्धिज्म का है, ये पहला विभाजन हम जान चुके हैं। इस दूसरे विभाजन की बात करते हैं तो दूसरा विभाजन होता है हीनयान और महायान। महायान को सपोर्ट ये करते हैं कनिष्क, महायान को सपोर्ट करने वाले कौन है, कनिष्क है, ठीक। चलिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले वीडियो में मिलते हैं। कंटेंट काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।